कि जैसे हमने देखा था मोनोटोन फंक्शन होता है, तो मोनोटोन फंक्शन के पास क्या होता है, कैसी डिसकॉन्टिन्यूटीज हो सकती हैं, एट मोस्ट काउंटेबल। अच्छा, कोई नोट्स पढ़ रहे हो आप? जो मैंने बता रखे हैं वो नोट्स पढ़ते हो, साथ साथ देखते हो उसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता? यस मैम। क्या मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट सब मिल जाता है या कुछ रह जाता है? मैम क्लास का और वो रिवाइज हो जाता है अच्छे से, क्लास लगाने के बाद में पढ़ती हूँ। वही डिप्स वाले ना? हाँ जी। एक वो हैंड रिटन भी एक है, वो भी साथ साथ आप रेफर कर सकते हो, अगर आपको पता नहीं है तो मेरे को याद दिला देना, मैं उसका लिंक भेज दूंगी। मैंने जो पहले आप लोगों को कहे थे ना, पी कलिका वाले, उसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो, पर पहले ये वाले पढ़ लो और क्लास देख लो, उसके बाद कर लेना। तो मोनोटोन, मैम जो शॉर्ट नोट्स है बिल्कुल छोटे छोटे लिखे हुए हैं। नहीं उसके अलावा भी एक और है, मैं दिखाती हूँ अभी, क्लास के बाद मुझे याद दिलाना, मैं 2 मिनट दिखा दूंगी। ठीक है, क्लास 2-4 मिनट ओके के लिए मैम। ऑफ कर देंगे। तो मोनोटोन फंक्शन, इसके पास, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, इसके पास एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं। ठीक है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूटीज किस टाइप की हो सकती हैं? ये सेकंड काइंड की नहीं हो सकती, क्योंकि सेकंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी अगर हुई, सेकंड काइंड मतलब जिसको मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी भी बोला जाता है, हमारे पास 3 टाइप्स की मेनली डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। एक फर्स्ट डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या रिमूवेबल जिसको बोलते हैं, और कौन सी होती है, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, इनके नाम ही भूल जाती हूँ। और तीसरी टाइप हो सकती है सेकंड काइंड, या जिसको बोला जाता है मिक्स्ड। ठीक है, तो हमने कहा था मोनोटोन फंक्शन के पास कैसे होते हैं मोनोटोन फंक्शन, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। अगर उसके पास डिसकॉन्टिन्यूटी होगी तो कुछ इस तरीके से होगी, या तो डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, या कुछ इस तरीके से होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो हर केस में कर रही होंगी। इसके पास खास बात ये होती है कि इसकी LHL और इसकी RHL अलग अलग अगर इनकी बात की जाए तो ये एग्जिस्ट करती है और ये भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एग्जिस्ट करने का मतलब इनफाइनाइट भी हो सकती है। एग्जिस्ट का भी मान के चलो, जैसे LHL आपके पास इन्फिनिटी हो सकती है, RHL माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, कुछ इस तरीके से, मतलब इनफाइनाइट हो भले ही लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो अभी हम एग्जिस्टेंस में इन्फिनिटी को लेके चल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का फंक्शन होगा अगर मोनोटोन फंक्शन, तो उसके पास जो LHL होगी और RHL होगी वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, चाहे कैसी भी हो लेकिन एग्जिस्ट करेगी अलग अलग। दे माइट नॉट बी इक्वल, LHL और RHL हो सकता है इक्वल ना हो, लेकिन वो एग्जिस्ट हमेशा करेंगे। फर्स्ट काइंड को रिमूवेबल भी बोला जाता है, बोलते हैं ना? मैम, हाँ बोलो। आपने फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो तो दिया था ना। फर्स्ट काइंड के अंदर एक बार मैं कंफर्म भी कर लेती हूँ, वो होती है ना रिमूवेबल, जब फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल ना हो। रिमूवेबल यस मतलब? मैम। रिमूवल तो अलग तरीके से रखते हैं। यस मैम, जब और LHL जंप और RHL इक्वल हो फर्स्ट टाइम भी अच्छा कहा अच्छा, जाता है। फंक्शनल फर्स्ट वैल्यू। इसको बोला जाता है, जंप और फर्स्ट एक ही होती है। ठीक है, देखो मुझे रहता है कंफ्यूजन। जंप कॉन्टिन्यूटी और फर्स्ट काइंड की कॉन्टिन्यूटी एक होती है, और रिमूवेबल एक होती है अलग से। ठीक है। हम्म, तो हम कह रहे हैं कि इसके पास एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज हो सकती है। अब कैसे डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है, भले ही LHL और RHL इक्वल ना हो, लेकिन पक्की बात है वो एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू हो सकता है LHL RHL के इक्वल ना हो, और फंक्शनल वैल्यू भी इनके इक्वल ना हो सकता है कोई दो इनमें से इक्वल हो, LHL और RHL इक्वल हो जाए। वैसे LHL और RHL अगर इक्वल होंगी तो हमें ये रिलेशन तो पता ही है, एफ ऑफ ए माइनस लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम जानते हैं लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट डिपेंड्स ऑन मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, कि किस तरफ मोनोटोन है
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दैट डिपेंड्स। तो हो सकता है कि LHL और RHL आपस में बराबर ना हो, लेकिन RHL f ऑफ a के बराबर आ जाए, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर LHL और RHL बराबर आ जाएंगे तो आप यहाँ से निकाल के ला सकते हो कि फंक्शनल वैल्यू के भी बराबर आ जाएंगे। तो इसकी जो डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं उनके पास क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इस टाइप की ही डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगी अगर मिलेगी तो, ठीक है। अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, हम जानते थे रिमूवेबल क्या होती थी कि लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x कुछ ना कुछ वैल्यू k के बराबर आ जाए, वो एग्जिस्ट कर जाए और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना आए, फंक्शनल वैल्यू अलग से पड़ी हो और ये जो लिमिटिंग वैल्यू है LHL RHL सब इक्वल होके फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना आए, तो इसको रिमूवेबल बोला जाता था। तो जंप के अंदर क्या होता था, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी में जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, LHL RHL बराबर ना आए या LHL और RHL बराबर ना आए पर फंक्शनल के बराबर आ जाए, तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। तो मोनोटोन फंक्शन के पास एट मोस्ट जंप डिसकॉन्टिन्यूटी ही हो सकती हैं। अगर उसके पास डिसकॉन्टिन्यूटी होगी तो जंप डिसकॉन्टिन्यूटी ही होगी, इसी टाइप की होगी, क्योंकि हमने फंक्शन के ग्राफ से यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि फंक्शन इस तरीके की ही डिसकॉन्टिन्यूटीज रखता है, इधर इट इज़ कॉन्टिन्यूअस और या तो उसके पास जंप या फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। तो मोनोटोन फंक्शन के पास इसके अलावा कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, सेकेंड काइंड की भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ LHL और RHL एग्जिस्ट करने की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। और फर्स्ट नंबर वाली रिमूवेबल क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बोलते हो इसके अंदर मोनोटोन फंक्शन के अंदर अगर मैंने बोला कि LHL और RHL इक्वल हो जाएंगे, तो पक्की बात है वो फंक्शनल वैल्यू के तो इक्वल होने ही है, क्योंकि ये वाला रिजल्ट हमें पता है, समझ में आ रही है बात। और वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू नीड नॉट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो रिमूवेबल वाली है वहाँ कोई गारंटी नहीं है फंक्शनल और लिमिटिंग के बीच में रिलेशन की। यहाँ पे एक रिलेशन आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो कितना रिस्ट्रिक्टेड रहना है आपको पता चल गया। मोनोटोन फंक्शंस के पास ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिसकॉन्टिन्यूटी हुई तो जंप डिसकॉन्टिन्यूटी या फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी ही हो सकती है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके, यहाँ पे एक फंक्शन आता है, एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर मोनोटोन फंक्शन हुआ तो ये सारा क्राइटेरिया होगा, अगर मोनोटोन नहीं हुआ फंक्शन, मतलब अगर फंक्शन ऐसा है I to R डिफाइंड है। अब I to R में क्यों डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि इफ़ f हैज़ IVP इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के लिए नेसेसरी है कि वो इंटरवल पे डिफाइंड हो, समझ रहे हो, तभी उसका रेंज सेट को इंटरवल आएगा, कोई कनेक्टेड इंटरवल आएगा। अदरवाइज अगर आइसोलेटेड पॉइंट्स पर कोई फंक्शन डिफाइन करोगे तो उसके पास कभी भी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं होती ऐसे फंक्शन के पास, तो इस टाइप का नहीं होगा, हमेशा इंटरवल पे डिफाइंड होगा अगर उसके पास हमने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की बात की है तो एक और बात करते हैं, IVP वाले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मोनोटोन की बात हमने कर ली, अगर फंक्शन के पास IVP है तो उसके पास किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटीज होंगी, ठीक है, उस पे बात करते हैं। देन f can only have discontinuity of second kind, discontinuity of second kind जिसको आप मिक्स भी बोलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। इसको हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं इसका, ठीक है। फंक्शन के पास IVP है तो उसके पास किस तरीके की डिसकॉन्टिन्यूटीज हो सकती हैं, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में हेल्प कर सकती हैं आपकी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो कराई जा रही हैं इन सबको अप्लाई करके देखना प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर सबको मिल गए कॉन्टिन्यूटी के, कहाँ पे हैं, ये मुझे लिंक भेजना पड़ेगा।
मिल गया। प्रैक्टिस अभी मैं दिखा भी दूंगी खैर क्लास के बाद। तो एक बार सोचते हैं, अगर उसके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हुई फंक्शन के पास आईवीपी है और अगर रिमूवेबल हुई तो क्या केस हो सकता है। देखो फंक्शन के पास अगर मैम रिमूवेबल, हाँ बोलो न्यानेश। फंक्शन के पास आईवीपी है मतलब क्या है? इंटरमीडिएट कंटिन्यूस है। प्रॉपर्टी है, मतलब आई टू आर फंक्शन डिफाइंड है। मैंने एक बात बताई है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन के पास तो आईवीपी होती है, लेकिन जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है उसके पास भी आईवीपी हो सकती है। आईवीपी होने का क्या मतलब है कि कोई भी दो पॉइंट्स लेना इस इंटरवल से ए और बी, इनकी कुछ ना कुछ इमेजेस आ रही होंगी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। इनके बीच में आपको एक पॉइंट होगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा, जैसे कि कोई के ले लेते हैं। तो इस के लिए आपको कोई ना कोई इधर ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ एक्स नॉट मिल जाएगा, सच दैट के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। ये होता था ना, मतलब इस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी कवर होंगी, उनकी प्री इमेजेस होंगी आपके पास। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है जो इस टाइप की है। हमने जब इसकी प्रॉपर्टी की थी तो ये सारी बातें पढ़ी थी उसके बारे में। लेकिन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, उनके पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। यहाँ कॉन्टिन्यूटी का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इन पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आईवीपी रखते हैं अपने पास। उनकी प्रॉपर्टी है कि उनके पास आईवीपी होती है। जैसे मोनोटोनिसिटी एक प्रॉपर्टी है, किसी फंक्शन का मोनोटोन होना ना होना, वैसे ही आईवीपी एक प्रॉपर्टी है। तो पूछा जा रहा है अगर फंक्शन के पास ये प्रॉपर्टी है तो उसके पास किस टाइप की डिसकंटिन्यूटीज हो सकती है। समझ में आया? आईवीपी सबको क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है इस प्रॉपर्टी में? यस मैम। क्लियर है मैम। ठीक है। मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक ग्राफ दिखाती हूँ आपको। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हुई तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा फंक्शन का। कहने का मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, मतलब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करोगे या राइट हैंड से अप्रोच करोगे, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही होंगी, बस वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होंगी। तो लिमिटिंग वैल्यू इस फंक्शन की अप्रोच कराते हैं। एक बार लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं। मान लो फंक्शन कुछ इस टाइप का है, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू इसके बराबर नहीं, यहाँ पे मैंने होल बनाया है, इसके बराबर नहीं है, के बराबर। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, चाहे आप लेफ्ट से आओ चाहे आप राइट से आओ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स क्या है? ग्राफ से देख के बताओ। के और एफ ऑफ ए क्या है? मतलब एफ ऑफ ए कुछ अलग है, विच इज नॉट इक्वल टू के। तो आपको दिख रहा है ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। यस मैम। अब ये फंक्शन है आपके पास। एक मिनट। हाँ ठीक है। अब देखो फंक्शन कहाँ पे वैल्यूज अटेन कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो पूरी वैल्यूज अटेन कर रहा था, 0 से लेकर के तक ये फंक्शन जो था। और जैसे ही एफ ऑफ ए की बात आती है, क्या होता है जब ये जो फंक्शनल वैल्यू होती है इसके जो नेबरहुड होता है, वाई एक्सिस में जो नेबरहुड होगा इसका, एफ ऑफ ए का नेबरहुड एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलन, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलन, ये जो भी होगा इसकी नेबरहुड में कोई भी आपको फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब इसका नेबरहुड खाली मिलेगा आपको। मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट करे तो एफ ऑफ ए आ जाए। मतलब वो एफ ऑफ ए किसी एक्स नॉट वैल्यू से अटेन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी उस पॉइंट के आसपास, एक सेकेंड मैम ए पे तो अटेंड हो रहा है। हम्म मैम ए पे तो अटेंड हो रहा है।
हाँ, उस मतलब पे तो ए पे तो ए अटेन हो रहा है, इसके नेबरहुड की बात करूँ मैं, तो उस पे अटेन नहीं होगा। जैसे इसकी नेबरहुड का कोई भी पॉइंट ले लो आप, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी नेबरहुड बना सकते हो यहाँ। तो ये पॉइंट कितना भी क्लोज हो सकता था, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए दूर बना दिया। मैं मान लो इसको इतना नीचे लेती, ये होता अगर आपका पॉइंट, तो इसकी फिर भी एक छोटी सी छोटी नेबरहुड आपको मिल जाती है इस पॉइंट की, सच दैट उस नेबरहुड में आईवीपी होल्ड नहीं हो रही होती। मतलब उस नेबरहुड में एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाता सच दैट एफ ऑफ कुछ भी आप करो, मतलब आपको ऐसा कोई एक्स नॉट नहीं मिलता सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू उस नेबरहुड का वो पॉइंट। जैसे कि एफ ऑफ ए यहाँ पे है, तो अभी हम यही नेबरहुड लेके चल रहे हैं, तो इसी की बात करते हैं। ये पॉइंट है, और एक सेकंड रुकना। मैम हम्म। मैम आपने जो इमेज मतलब ड्रॉ किया, मैम इस फंक्शन के लिए आईवीपी कैसे होल्ड कर रहे हैं? इस फंक्शन के लिए आईवीपी होल्ड नहीं कर रहा है, ये दिखाना चाहती हूँ मैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि कोई ना कोई एक्स, ऐसा कोई भी एक्स नॉट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं मिलेगा सच दैट इस एफ ऑफ, ये जो नेबरहुड है इसका एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलन, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलन, इस नेबरहुड में आपको एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा। सपोज एफ ऑफ ए माइनस टू एप्सिलन, सॉरी एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलन बाई टू वो पॉइंट है। ये पॉइंट कभी भी किसी एक्स नॉट से अटेन नहीं हो रहा होगा, मतलब आईवीपी होल्ड नहीं कर रही होगी इस फंक्शन के पास। अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो इस पॉइंट की नेबरहुड में, एफ ऑफ ए की नेबरहुड में एक छोटी से छोटी नेबरहुड आपको ऐसी जरूर मिलेगी, क्योंकि दूर पड़ा होता है वो वैल्यू जो होती है, वो कहीं दूर पड़ी होती है। मतलब इस टाइप की कंडीशन आ सकती है जब आपके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, तो जो फंक्शनल वैल्यू है उसके अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो किसी भी वैल्यू से अटेन नहीं हो रहे होंगे। क्यों अटेन होने चाहिए? अब आप कहोगे कि अटेन क्यों होने चाहिए? अगर आप कह रहे हो कि ये के पॉइंट था आपका, ये के किसी न किसी पॉइंट से अटेन हो रहा था, मतलब के आपकी रेंज सेट में आ रहा था और एफ ऑफ ए आपकी रेंज सेट में आ रहा था, तो इनके बीच के सभी पॉइंट्स भी रेंज सेट में बाय आईवीपी क्या होना चाहिए? इनके बीच में कोई भी पॉइंट आप ले लो, के और एफ ऑफ ए के बीच में, के और एफ ऑफ ए के बीच में कितना डिस्टेंस है? लगभग इतना डिस्टेंस है। इनका बीच का आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो वो पॉइंट भी अटेन होना चाहिए किसी न किसी। जैसे हमने इनके बीच में कोई के डैश ले लिया, तो वो के डैश किसी न किसी एक्स नॉट पे अटेन होना चाहिए। ये इंटरमीडिएट वाली प्रॉपर्टी कहती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हुई, तो ये पॉइंट अटेन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब फंक्शन के पास आईवीपी नहीं होगी। अगर हम दोनों बातें लेके चलते कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी है और आईवीपी भी है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो आईवीपी नहीं हो सकती, और आईवीपी है तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती। कोई एक ही चीज़ होगी एक बार में। बताओ। यस मैम। एटलीस्ट एक नेबरहुड आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा। अब आप कहोगे कि नेबरहुड बड़ा बना दें, पर ऐसा छोटा नेबरहुड ज़रूर मिल जाएगा आपको जिसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा और वो अटेन नहीं हो रहा होगा किसी एक्स नॉट से। वो अटेन कराना ही तो हमारा मेन गोल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? मैम थोड़ा रुकिए एक यस बार। मैम। हाँ मैम क्लियर। क्या जंप में भी हम सेम कंसेप्ट देखते हैं। अगर अगर एफ के पास जंप डिसकंटिन्यूटी हुई, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इफ एफ हैज़ आईवीपी। ये जो अलग से एक्सप्लेनेशन है मैं नोट्स में डाल दूंगी अगर वहाँ नहीं लिखी होंगी इसमें। इफ एफ हैज़ आईवीपी प्लस एफ हैज़ जंप डिसकंटिन्यूटी, तब क्या होगा? जंप डिसकंटिन्यूटी होगी तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा फंक्शन का। मान लो ये है कुछ यहाँ पे
और बीच में हम कोई के ले लेते हैं इस टाइप का। अम, ये तो इस केस के लिए हो गया, लेकिन अगर इस तरीके का हो तो वैल्यू ठीक है। तो अगर देखो ये कोई पॉइंट ए है जिस पे ये के वैल्यू अटेन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसको गामा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं गामा माइनस एप्सिलन, गामा प्लस एप्सिलन, ये गामा का नेबरहुड बना लिया हमने। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एलएचएल तो क्या है, एलएचएल तो ये आ रही है, जो भी ये पॉइंट होगा मुझे नहीं पता, मान लो एक के -1 है, ये के +1 है, जो भी है, तो यहाँ पे एलएचएल क्या आ रही है, के -1, आरएचएल आ रही है के +1, और एफ ऑफ गामा आ रहा है के। ठीक है, तो अब आप के +1 तक देख रहे हो कि यहाँ तक फंक्शन चला आ रहा है, और के यहाँ से भी देख रहे हो कि फंक्शन कुछ इस तरीके का है। के का आपको कोई ना कोई ऐसा नेबरहुड ज़रूर मिल जाएगा, छोटे से छोटा, सच दैट उसकी नेबरहुड में, मतलब के उसकी नेबरहुड में ये वैल्यू अटेन ना हो रही हो, मतलब के माइनस डेल, के प्लस डेल, कुछ ना कुछ ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा सच दैट इस नेबरहुड में एक पॉइंट आपको मिलेगा, से के माइनस डेल डैश। अब ये के माइनस डेल डैश किसी एफ ऑफ एक्स नॉट से अटेन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे फिर से वही है, यहाँ पे फिर से वही गैप्स है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये वैल्यू अटेन होनी चाहिए, मतलब के या के की नेबरहुड में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे अटेन होने चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाएगा फिर से। के की नेबरहुड पे सारे पॉइंट अटेंड होना चाहिए। के, और जैसे यहाँ से आपका ग्राफ चलता हुआ आ रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर के+1 तक, के -1 तक चलेगा, और के -1 से के, अगर के -1 पॉइंट उसके अंदर आ रहा है और के पॉइंट उसके अंदर आ रहा है, तो फिर से वही बात आ गई कि के -1 और के दोनों उसके अंदर है, तो के -1 किसी गामा से अटेन हो रहे होंगे या कुछ अल्फा से अटेन हो रहे होंगे, के किसी एफ ऑफ समथिंग जो भी हो, बीटा हो, इससे अटेन हो रहा हो, तो इनके बीच के पॉइंट्स भी तो अटेन होने चाहिए, मतलब इनके बीच में कोई एक पॉइंट आपको मिलेगा, हर एक पॉइंट इसके बीच का अटेन होना चाहिए। पर जब क्या बोलते हैं इसको, जब डिसकंटिन्यूटी होती है, हाँ बोलो। मैम एक फंक्शन लिखिए। एक ये देखो, जंप डिसकंटिन्यूटी होती है तो इस तरीके के क्या होते हैं, अब तो थोड़ा सा गैप होता है ना, इसके बीच में वर्टिकली थोड़ा सा गैप तो होता है ना। जंप होना मतलब क्या, जंप डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की दिखती है, अगर इस टाइप का फंक्शन चल रहा है तो इस टाइप का कुछ यहाँ पे होगा, और फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन मेन बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का गैप वो कैसे कवर होगा, अगर ये वैल्यू कहीं ना कहीं अटेन हो रही है, ये कुछ ना कुछ के है और ये कुछ ना कुछ k+1 है, तो k से k+1 तक के पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसके बीच में कोई ना कोई k+½ आएगा, तो ये जो k+½ है ये किसी न किसी वैल्यू से अटेन होना चाहिए ना, एफ ऑफ सम नंबर इज इक्वल टू दैट होना चाहिए। पर यहाँ इस तरीके के फंक्शंस में ग्राफ में देखो कहीं पे भी वो वैल्यू अटेन नहीं हो रही होती। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें ये बीच के पॉइंट्स, जिसकी वजह से ये बीच के पॉइंट्स आ रहे हो, नहीं आ सकते बीच के पॉइंट्स, ग्राफ में है ही नहीं, ग्राफ में तो सिर्फ इतने पॉइंट्स हैं। ये दिख रहा है आपको, चाहे वो कितना ही छोटा डिस्टेंस हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कि आप कह रहे हो कि ज़रूरी थोड़ी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे, पर वो कितना ही छोटा डिस्टेंस हो, जब जंप डिसकंटिन्यूटी होती है तो क्या होता है, कुछ इस तरीके का डिस्टेंस होगा,
फंक्शनल वैल्यू उसमें कहीं भी पड़ी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में थोड़ा सा गैप होगा, उस गैप को कैसे अटेन किया जाएगा, क्या कोई पॉइंट है जो उस गैप को अटेन करेगा। डिस्कनेक्टेड टाइप की आएगी इसकी रेंज सेट। ये तो मैम हाँ, पहले आपने जो आईवीपी पढ़ाया है एक बार उसको एक बार क्लियर कर दो। मैंने जो आईवीपी पढ़ा है वो ये कहता है कि अगर 2 पॉइंट्स आपके अटेन हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी बताई थी, चलो कहाँ चली गई, हाँ, अगर 2 पॉइंट्स अटेन हो रहे हैं आपके ग्राफ में, वर्टिकली बात करते हैं, अगर ये पॉइंट अटेन हो रहा है एफ ऑफ ए, और मैं एफ ऑफ ए भी नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ K1 अटेन हो रहा है, ये K2 अटेन हो रहा है, तो इसके बीच के सारे पॉइंट्स अटेन होने चाहिए। इसके बीच में अगर कोई पॉइंट पड़ा है, ये K2 किसी एफ ऑफ एल्फ़ा के बराबर है और ये K1 किसी एफ ऑफ एल्फ़ा डैश के बराबर है, तो इसके बीच में अगर कोई K डैश पड़ा है तो वो किसी न किसी एफ ऑफ समथिंग करके आया होना चाहिए, मतलब फंक्शन उसकी प्री इमेज होनी चाहिए फंक्शन के पास, मतलब जितने सारे के डैश उसके बीच में पढ़ा है सभी के लिए होना चाहिए प्री होना इमेज। चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक लेकिन है। इस टाइप के रिमूवेबल टाइप में क्या होता है, रिमूवेबल हो गया या जंप हो गया, यहाँ जहाँ फंक्शनल वैल्यू पड़ी होती है उसके अड़ोस पड़ोस में ऐसे हज़ारों लाखों और अनकाउंटेबल पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होती। सेम इधर है कंसेप्ट, जरा सा भी अगर डिस्टेंस आपने छोड़ा इधर, क्योंकि जंप में और रिमूवेबल में तो यही होगा, जरा सा डिस्टेंस छूटेगा ही, तभी तो वहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी बनी है, और ज़रा सा भी डिस्टेंस छूटेगा तो इसके बीच के पॉइंट्स अटेन नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट आ रहा होगा K डैश, वो किसी एफ ऑफ एक्स नॉट करके नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं, फंक्शन कभी वो वैल्यू देगा ही नहीं, फंक्शन के हिसाब से K डैश नाम का कोई रेंज सेट में है ही नहीं, तो उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, आप जैसे इसको समझना चाहो, मैं ग्राफिकली उस तरीके से बता रही हूँ, लेकिन आप जैसे समझना चाहो, तो जो भी गैप पड़ा है उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उसकी प्री इमेज होनी चाहिए, जो कि हमेशा नहीं होगी। मैम ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूअस नहीं है और आईवीपी होल्ड कर रहा है? हाँ साइन 1/x है, जैसे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक मिनट, साइन 1/x फॉर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0 के लिए 0। ये फंक्शन कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन के पास आईवीपी है, इसका रेंज सेट क्या है, हमने इसको डिफाइन किया है 0 1 से लेकर r तक, लेकिन इसका रेंज सेट क्या होता है, इसका रेंज सेट है -1 to 1। -1 to 1 ही होते हैं। 0 पे तो ठीक है, ये 0 दे रहा है, लेकिन इसके अलावा ग्राफ क्या होता है इसका, राइट हैंड साइड पे हमें ग्राफ बनाना है, इस तरीके से ग्राफ बनता है कुछ बड़ा डेंस सा, और फिर वो आगे जाके ऐसे कुछ वैल्यूज ले लेता है, ये सारा बाउंडेड होता है -1 से 1 के बीच में, और ये -1 से 1 के बीच में जो भी पॉइंट है उसकी प्री इमेज जरूर मिलेगी। अगर मैंने -0.8729 बोला तो इसकी प्री इमेज ज़रूर होगी, मतलब साइन ऑफ 1/x नॉट ज़रूर मिलेगा आपको, ऐसा 1/x नॉट सच दैट वो -0.8729 के बराबर हो। ठीक है, इसकी तो यहीं से आपको दिख भी रही है कि एक कोई पॉइंट छोड़ ही नहीं रहा है बीच में, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि बीच में कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहा है, बस इसकी प्रॉब्लम एक है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी देखना चाहोगे तो इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी है, सेकंड काइंड। सेकंड काइंड है, क्योंकि इसके पास आईवीपी है इसलिए इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी सेकंड काइंड की है। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूटीज में ऐसे 2 तरीके हैं, जो आईवीपी और मोनोटोनिसिटी, आप दोनों पता होनी चाहिए आपको। आईवीपी के पास सेकंड काइंड होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और मोनोटोनिक फंक्शंस के पास ज़्यादा से ज़्यादा जंप होती है बस। ठीक है, और अगर मैं बोल दूं ए फंक्शन, आपसे पूछ रही हूँ फंक्शन f(i)(r) such that f is monotone and f has
IVP, तो F कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है? इज इट ट्रू और फॉल्स? F कैन बी डिसकॉन्टिन्यूस, ये है स्टेटमेंट। हम false, F cannot be discontinuous, continuous ही होना पड़ेगा। So F must हाँ, be ma'am. discontinuous, sorry, F must be continuous। Yes, ma'am. हाँ, ऐसा क्यों? हम क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन का आपने बताया अभी कि ज्यादा से ज्यादा वो जंप डिसकंटिन्यूटी तक जा सकता है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी नहीं ले इसके सकता। पास नहीं होगी, हाँ। और IVP वाले के बारे में क्या बताया? ज्यादा से ज्यादा सेकंड काइंड की ले सकता है, उसके पास जंप नहीं होगी। मतलब दूसरे बाकी तो ले नहीं सकता। हाँ, हाँ, सेकंड काइंड ही तो लेगा इसके सिर्फ। पास सेकंड काइंड नहीं है, तो मतलब फंक्शन के पास सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी नहीं है। और ये कह रहा है कि फंक्शन के पास IVP है, तो इसका मतलब फंक्शन के पास जंप भी नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन के पास कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस देखने का अपना नज़रिया आपको दूसरा भी रखना पड़ेगा कि उसके पास कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं दिया गया था, कोई बात नहीं की गई थी कि कहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है कहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके बारे में बस 2 प्रॉपर्टीज़ दी गई, तो आपने उसकी डिसकंटिन्यूटीज़ देखना शुरू किया और आपको पता चला एक भी नहीं है उसके पास, और वहाँ से आपने कॉन्टिन्यूटी जज की। तो समझ में आ रहा है, एक ये भी एस्पेक्ट हो गया देखने का, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी जज करने का एक और तरीका मिल गया आपको। तो घुमा फिरा के यस मैम। पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा बना के पूछा जा सकता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को। कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे देगा जो आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप का है, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें हर तरफ से अलर्ट रहना है। इफ F I to R एंड F हैज़ IVP, अब मैं एक रिजल्ट कराना चाहती हूँ। क्या हो गया ये? IVP है फंक्शन और 1 1 है, तो रिजल्ट ये कहता है कि F इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन। कुछ रिजल्ट्स हो गए हैं आपके पास इकट्ठा जो आपको याद रखने पड़ेंगे, लॉजिक से याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे और आसानी रहेगी आपके लिए। फंक्शन के पास IVP है और फंक्शन 1 1 है, तो क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा? हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस प्लस 1 1 होगा तो क्या होता है फंक्शन? स्ट्रिक्टली मोनोटोन। स्ट्रिक्टली मोनोटोन। हाँ जी। याद है तो अच्छी बात है, इनका कहीं कोई भूल गया हो। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है ना, उसके पास सिर्फ इतना बोल दिया IVP है, मतलब अगर सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी तो भी चलेगा। तो अगर सिर्फ IVP भी बोल दी और 1 1 बोल दिया तो बस फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा। देखो कैसे, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि लेट F इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोन। तो कोई ना कोई ABC एग्जिस्ट करेंगे, ABC बिलोंग्स टू R, F I to R डिफाइंड है, ABC बिलोंग्स टू I सच दैट A लेस देन B लेस देन C, ये रिलेशन लेके चलते हैं। बट F of A लेस देन F of B ग्रेटर देन F of C, एंड मैं लिख रही हूँ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। यू कैन सपोज कि F of A ग्रेटर देन F of B लेस देन F of C, कुछ भी ऐसा सपोज कर सकते थे जो इसकी मोनोटोनिसिटी को, मतलब हमारी नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोन वाली कंडीशन को सपोर्ट करे। उसके सपोर्ट में मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, बुरा तो नहीं लगा किसी को? विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इस बात को। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है F of C इज लेस देन F of B, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F of A लेस देन F of C लेस देन F of B, ठीक है। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं हम, या तो इनके बीच में ये रिलेशन होगा या फिर ये रिलेशन होगा,
एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ बी तो सबसे बड़ा ही है यहाँ पे, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी में से कौन सा बड़ा है हमें नहीं पता, उनके बीच में कुछ रिलेशन नहीं दे रखा। मैम दोनों दोनों सेम हो गए मैम। सेम हो गए। अच्छा, और सी लेस देन एफ ऑफ ए। अब ठीक है, ठीक है। दो केसेस हो सकते हैं इसकी, इस अगर ये होगा होल्ड तो इसके रिगार्डिंग दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास। अब इन दोनों केसेस पे बात करते हैं। फंक्शन के बारे में बता रखा है, उसके पास आईवीपी है और वो 1 1 है। ये दोनों बातों का यूज करना होगा हमें आगे प्रूफ में। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई नंबर है एफ ऑफ सी, अगर आईवीपी होल्ड करती है तो इस एफ ऑफ सी को अटेन किया जाएगा, मतलब इसकी प्री इमेज मिलेगी। इसका मतलब कोई ना कोई डी मिलेगा आपको, कहाँ से बिलोंग करता हुआ, एसी इंटरवल से। पक्की बात है वो एसी इंटरवल में होगा ना, ओपन इंटरवल एसी में तो होगा ही, क्योंकि ए और सी इधर और इधर मतलब मैक्स नंबर्स हैं। बी बीच में गड़बड़ कर सकता है, पर ए और सी एक लेफ्ट साइड का नंबर है, एक राइट साइड का, एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है। तो डी बिलोंग्स टू ए सी होगा, सच दैट एफ ऑफ डी, और ये ओपन इंटरवल होता है वैसे, डी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए सी सच दैट एफ ऑफ डी किसके बराबर आएगा, मतलब किसकी प्री इमेज ढूंढ रहे थे हम, एफ ऑफ सी की ढूंढ रहे थे। और क्या डी और सी बराबर हो सकते हैं, क्या डी और सी नो इक्वल हो मैम। सकते हैं? डी ओपन इंटरवल ए सी से है, तो डी और सी कभी इक्वल नहीं है, लेकिन उनकी इमेजेस इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, यस मैम। कॉन्ट्राडिक्शन आई एक। ऊपर तो आप 1 1 बोल रहे थे, फिर से आईवीपी का इधर इस्तेमाल करते हैं। अगर आईवीपी है फंक्शन के पास तो एफ ऑफ ए कैसे अटेन होगा, किसी न किसी डी डैश से अटेन हो रहा होगा, बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए सी, सच दैट एफ ऑफ डी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। बट डी डैश और ए तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन नॉट 1 1 हो गया। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन दोनों केसेस में, यही दो केसेस बन रहे थे और इन्हीं में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हमने ऊपर माना था वो गलत था। हमने माना था कि एफ इज़ नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोन, ये देखो, इसका मतलब ये गलत है हमारी सपोजिशन। इसका मतलब क्या है, एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन। मैम हम्म मैम यहाँ पे डी बिलोंग्स टू ए सी क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि देखो ए बी बी सी ये सब भी हो सकता था, पर मैंने मैक्सिमम इंटरवल ले लिया है कि उसके अंदर तो होगा ही ना। अगर ए बी के अंदर होगा तो ए सी तो के अंदर तो होगा ही ना, अच्छा मैम। इसलिए। ठीक है, अब वो फिर सोचना पड़ता हमें कि ए बी होगा या बी सी होगा, इस तरीके से सोचना पड़ता। तो मैंने इंटरवल्स दोनों साइड ए सी ही ले लिए हैं, इधर भी और इधर भी। वो कुछ भी हो, लेकिन ए और सी नहीं हो सकता, चाहे ए बी बने इंटरवल, चाहे बी सी इंटरवल बने, चाहे कुछ भी बने। इस केस में बी सी बनना था और इस केस में ए बी बनना था, है ना। यहाँ पे ए और बी, ए बी बन जाता इधर, और इधर सी और बी है तो इधर बी सी बन जाता। ठीक है, वो भी बना सकते थे, पर मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये बना लिया। ठीक है, तो बढ़े आगे। यस मैम। तो आपको क्या पता चला कि अगर फंक्शन के पास आईवीपी और फंक्शन 1 1 है तो वो क्या होगा, एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन होगा। तो तो अगर मैम हाँ हाँ बोलो।
ऊपर जैसे हमने वो इंटरवल वाली बात की है कि ए टू बी ले लेते, तो फिर तो हम कह ही देते कि डी और डी डैश ए सी के इक्वल आ सकते हैं, डी और क्योंकि सी तो ओपन, मतलब एफ ऑफ डी अगर एफ ऑफ सी के इक्वल है तब हम ये कह सकते थे कि डी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, क्योंकि सी तो ओपन इंटरवल ए टू बी में आ जाएगा। तो डी और सी बराबर तो नहीं होंगे ना इस केस में भी। जैसे फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस ये है ना, इसकी बात कर रहे हो, जैसे आप मान लो इस केस के अंदर डी बिलोंग्स टू ए भी लेते हैं अगर ओपन इंटरवल, ठीक है, तो सी तो कहाँ था, बी के बाद का नंबर है ना। सी कहाँ था, ए था, फिर बी था, फिर सी था, तो सी तो सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब सी तो इस इंटरवल के अंदर है नहीं, और डी आपने इस इंटरवल से लिया है। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, तो एफ ऑफ डी और एफ ऑफ सी फिर भी इक्वल आ गए, तो डी और सी तो वैसे भी इक्वल नहीं थे और वैसे भी इक्वल नहीं थे, तो वहां से आप बोल सकते थे। वैसे आप मोर करेक्ट लेना चाहते हो तो वही लो, जो ए बी इंटरवल बनेगा इधर और इधर बी सी बनेगा, ठीक है। ज़्यादा करेक्ट लेना है तो यही लो, ज़्यादा एक्यूरेट वे में लेना है, प्योरली आईवीपी वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई करानी है तो चाहे वो कर लो चाहे वो कर लो, करना तब भी नहीं है, ठीक है। तो एक ट्रू फॉल्स पूछते हैं हम, नहीं ट्रू फॉल्स नहीं, आप मुझे लॉजिकल इसका प्रूफ दो, क्योंकि आपको पता है ये ट्रू होता है, कल से हम इस पे बात कर रहे हैं कि एफ आई टू आर कोई फंक्शन है इंटरवल टू आर। जब भी आई यहाँ लिखा जाता है आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती होगी आई थिंक। यस मैम, ये डिस्क्रीट सेट नहीं हो सकता, मतलब कनेक्टेड है, इंटरवल, इंटरवल है ये, हाँ। डिस्क्रीट हो, डिस्क्रीट तो एक बहुत ज़्यादा जनरलाइज टर्म हो गई, ये इंटरवल है, ये यूनियन ऑफ इंटरवल्स भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि दिस इज नॉट एन इंटरवल। इंटरवल मीन्स कि दो पॉइंट हैं तो उनके बीच के सारे पॉइंट्स आने चाहिए, इंटरवल इज ऑलवेज कनेक्टेड। तो आई एम आस्किंग कि अगर फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस है, प्लस वन वन है, इम्प्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन, हाउ कैन यू से दैट? नोट नहीं करते जो मैं लिखवाती हूँ? यस मैम, करता हूँ। फिर बताओ, लॉजिकल सी एक बात बोल दो, इससे प्रूफ हो जाए। मैम वन वन की कंडीशन जो हमारे पास होती है, सिंपल वाली, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू अगर होगा तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू होना पड़ेगा। हम्म, वहां से भी आ सकती है ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन वाली बात। एफ इज वन वन एंड एफ इज कॉन्टिन्यूस, देन एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन। चलो तब तक ये सोचो, हम आगे बात करते हैं इस पे। एक और बढ़िया बात बताती हूँ, चलो उसके बारे में सोचते रहो, मैं लिख लेती हूँ। फंक्शनल इक्वेशन नाम सुना है किसी ने कभी? चलो नहीं सुना तो हम इसको करेंगे आज। मैम
मैम ऐसे भी किया जा सकता है अगर हम पहले मान लेते हैं कि एफ कॉन्टिन्यूअस और वन वन बट एफ इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोन हम्म then there exist 2 points x1 x2 belongs I where x1 greater than x2 but f of x1 equal to f of x2 हम्म ये लिख सकते हैं क्या मैम? देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स x1 लेस देन x2 हाँ बट स्ट्रिक्टली f of मोनोटोन नहीं x1 है। हाँ पहले सपोज कर लिया कि f स्ट्रिक्टली मोनोटोन नहीं है तो मैम f of x1 इक्वल टू लिख सकते हैं ग्रेटर देन भी हो सकता है लेकिन हमें इक्वल टू तो एक पॉइंट मिलना ही सपोज है। f इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोन। अच्छा, हाँ मैम तो ना ये लेस देन तो होगा मैम इससे, ना ये ऐसा तो ग्रेटर देन दो होगा। पॉइंट पाएंगे इक्वल होगा। तो आपने स्ट्रिक्टली मोनोटोनिसिटी का यूज किया, उसका कहाँ यूज किया? अरे, नहीं मैम क्वांटिटी क्वांटिनिटी का का नहीं हो कहाँ यूज पाया। हुआ, या वन वननेस का भी कहाँ यूज हुआ? मैम लिखिए मैम वन वन मैम। मैम वन वन नेस तो यहाँ पे हो गया ना, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। हाँ वही तो बात है कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होगा हाँ, तो वो क्या इम्प्लाई करेगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू बट हमने तो लिया था कि एक्स वन लेस देन एक्स टू। और क्वांटिनिटी? हाँ मैम कंटिन्यूटी तो यूज नहीं हो रहा है। ध्यान मैम से वन पढ़ा वन करो हर चीज। हाँ, इतना सोचना भी नहीं था वैसे, ठीक है, इस प्रूफ के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन मैंने कहा था 1 लाइन प्रूफ दो, 10 लाइन्स प्रूफ नहीं। स्ट्रिक्ट मोनोटोन नहीं, आपने ये कहा ना, तो मोनोटोन तो हो सकता है मेनक, तो ये तो हो सकता है एफ ऑफ एक्स वन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। इक्वल टू कैसे बोल देंगे, डायरेक्टली इक्वल थोड़ी बोल मतलब देंगे। मैम नहीं मैम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट लिखा है ना अगर इक्वल टू ना हो तो हम्म स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा मतलब मोनोटोन तो हो रहा है स्ट्रिक्टली मोनोटोन तो हो रहा है। एक भी तो ऐसा दो भी तो ऐसा पॉइंट पाएंगे जिसके लिए इक्वल होगा। हाँ, मैं वही 2 पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ हम। अच्छा, मैम अगर इफ स्ट्रिक्टली इक्वल मोनोटोन हो। ना हो तो मैम 2 पॉइंट तो हम पाएंगे ही स्ट्रिक्टली मोनोटोन ना जिसके हो लिए तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना, फिर आपको 2 <3 के लिए ऐसा भी मिल जाएगा, एफ ऑफ 2 < एफ ऑफ 3, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कुछ भी नंबर्स मैं ले रही हूँ, एफ ऑफ 2 = एफ ऑफ 3, सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं यहाँ से। एफ ऑफ 2 < एफ ऑफ 3, स्ट्रिक्ट मोनोटोन ना होने का मतलब क्या, मोनोटोन थोड़ी, और ना, मतलब फंक्शन कैसा भी हो सकता है। तो आप क्या बोलने की यहाँ कोशिश कर रहे हो? मैम मैंने कहा कि देयर एग्जिस्ट पॉइंट हाँ, मतलब ऐसा तो 2 पॉइंट मिलेंगे जिसके लिए उसका मतलब फंक्शनल वैल्यू इक्वल होगा। जैसे कि मैम यहाँ पे आपने सपोज पाई बाई फोर लो एक पॉइंट। फंक्शनल वैल्यू इक्वल होगा x1 < मैम x2 के लिए। हम्म आपने जो कहा ये साइन एक्स का फंक्शन मतलब ग्राफ है हम्म और ये मोनोटोन भी नहीं है हम्म और मैम पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू ग्रेटर देन पाई बाई फोर है। 3π/4। सॉरी मैम पाई बाई फोर प्लस टू पाई ले लो। 2π + π/4। हाँ तो इसके लिए मैम एफ ऑफ दोनों साइड अगर एफ लगाते हैं तो ये तो सेम वैल्यू देगा।
ये तो एक फंक्शन के लिए हो गया ना, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ। मतलब आप कोई भी फंक्शन लो, इसके लिए 2 पॉइंट हमें मिलेगा ही, जिसके लिए फंक्शनल वैल्यू इक्वल आएगा। नहीं तो नहीं आएगा तो वो स्ट्रिक्टली कैसे मतलब मोनोटोन हो जाएगा, आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। एक फंक्शन लो, √2 होगा ये रैशनल्स पे और 1 होगा इरेशनल्स पे। अब बताओ। तो मैम ये कंटिन्यूअस तो नहीं रहेगा? तो कॉन्टिन्यूस में फिर आप देखो कि प्रूव करो, आपको फिर बोलना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ यूज होगी वो पूरा तरीके से फिर प्रूफ लिखना है ना, कॉन्टिन्यूटी को इंक्लूड करके लिखना है, अगर तो पूरा अच्छे से अच्छा, हाँ हाँ मैम समझ में आया, कंटिन्यूटी का भी यूज हो रहा है। यूज होगा, नहीं तो फिर ये हो जाएगा। स्ट्रिक्ट मोनोटोन नहीं बोलना मतलब फंक्शन की बहुत ब्रॉड सेंस हो जाएगी। वो मोनोटोन भी हो सकता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है, नॉन मोनोटोनिक भी हो सकता है, इस टाइप का कैसा भी हो सकता है। स्ट्रिक्ट मोनोटोन नहीं बोलना सॉल्यूशन नहीं है, उसके आगे फिर हमें और बातें करनी पड़ेंगी। तो अलग अलग केसेस में या तो बात करें हम। चलो इसके बारे में सोचना, और बहुत एक लाइन में आप बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इतनी थ्योरम्स करा दिए इसलिए मैंने ये पूछा था। और वैसे भी प्रूफ सोच लेना बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा भी अगर हम प्रूफ करें और सोचें। ठीक है, मैं आपको दूं, ये शाम को डिस्कस करें इसको। अगर आपका दिमाग यस मैम। चलने लग गया है तो फिर चलता ही रहे, ऐसे फिर एकदम से मैं डिस्टर्ब कर दूंगी आपका, तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिर वहाँ पे आपका जो संघर्ष है, स्ट्रगल है उस क्वेश्चन को करने का, वो ख़त्म हो जाएगा। जो अभी एक एपेटाइट बन गई है आपकी, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। शाम को याद दिलाना मुझे। अगर एफ कोई फंक्शन है, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन है और एफ एस इज एन इंटरवल। स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, मोनोटोन होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, स्ट्रिक्टली मोनोटोन है यहाँ पे। और यहाँ मोनोटोन भी बोला जा सकता है, इन्होंने स्ट्रिक्ट ही क्यों बोला है। चलो खैर, अभी स्ट्रिक्ट पे ही बात करते हैं। और उसका जो रेंज सेट है वो एक इंटरवल है, तो एफ के पास क्या आईवीपी होगी, क्वेश्चन मार्क। देखो, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन है तो उसके पास कैसी डिसकंटिन्यूटीज होंगी। इट कैन बी जंप, जंप, डिस्कंटिन्यूटी और इट कैन फर्स्ट बी लाइक, काइंड भी। हाँ इस टाइप के जंप्स हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जंप्स होंगे। लेकिन उसके साथ बोल दिया एफ एस इज एन इंटरवल। अगर किसी फंक्शन के पास जंप्स होंगे तो उसका रेंज सेट कभी भी इंटरवल नहीं हो सकता। अभी हमने इसको डिस्कस किया था जब मैं ग्राफ्स बना बना के दिखा रही थी रिमूवेबल और जंप के केस में, आईवीपी को हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था कि फंक्शन इस टाइप का होता है जब उसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी होती है। द मोस्ट जनरल फॉर्म आप जो अपने दिमाग में पिक्चराइज कर सकते हो वो ये है कि फंक्शन के पास जंप डिसकंटिन्यूटी है, तो उसका जो रेंज सेट बनेगा वो क्या होगा, ब्रेक्स हो जाएगा, टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। टुकड़ों में ब्रेक होने का मतलब डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड कुछ कंपोनेंट्स टाइप के आपको मिलेंगे रेंज सेट में। इंटरवल्स की यूनियन मिल सकते हैं, इंटरवल नहीं मिल सकता एक सिंगल। आपको दिख रहा है यहाँ से, क्या मुझे इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये जो रेंज सेट इसका बनेगा ये कुछ ना कुछ ब्रेक होगा, एटलीस्ट एक बार तो ब्रेक होगा ही। अगर एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सिंगल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो एटलीस्ट एक बार तो उसका जो रेंज सेट है वो ब्रेक होगा ही होगा। बात क्लियर हुई। नो मैम। मैं ये कह रही हूँ कि जो मोनोटोन फंक्शन है उनके रेंज सेट किस टाइप के हो सकते हैं, अगर वो डिसकंटिन्यूअस मोनोटोन फंक्शन है। स्ट्रिक्टली मोनोटोन के अंदर दो केस हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। हमें दोनों लेके चलने पड़ेंगे। मान लो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आप कैसा सपोज कर सकते हो उसको, फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा। मान लो ये 1 है पॉइंट, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब डिसकंटिन्यू रहेगा। हाँ, मान लो उसकी हम मान लेते हैं उसका जो डोमेन है वो कंप्लीट आर है, तो जंप डिसकंटिन्यूटी इस तरीके की बनेगी। तो जो इसका रेंज डोमेन है वो तो आर बनेगा, जो रेंज सेट है वो किस टाइप का बनेगा, क्या वो एक इंटरवल टाइप का बन सकता है, नहीं बन सकता, बिकॉज उसके बाद मान लो फंक्शन कुछ इस तरीके से कॉन्टिन्यूस है, अच्छा मान लेते हैं हम, उसके पास सिर्फ एक डिसकंटिन्यूटी है, तो इसका रेंज सेट आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिख सकता है।
1 to क्लोज्ड 1 टू यूनियन ओपन 3 4 3 टू इन्फिनिटी, कुछ ऐसा हो सकता है इसका रेंज सेट. इट कैन बी यूनियन ऑफ इंटरवल्स बट इट कैन नॉट बी एन इंटरवल, क्योंकि ब्रेक हो रहा है ना बीच में. यहाँ पे क्या आप रखोगे, ये रेंज सेट का पार्ट नहीं है. समझ रहे हो? यस मैम. तो रेंज सेट क्या कभी भी इंटरवल आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यूनियन ऑफ इंटरवल्स है इसका रेंज सेट. ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन ऑफ इंटरवल होगा, लेकिन कनेक्टेड नहीं मैम होगा. अंडर डिस्कंटिन्यूटी नहीं आएगा. एफ ऑफ एस इज नॉट कनेक्टेड. क्या? मतलब एफ ऑफ एस एक इंटरवल ना होगा अंडर डिसकंटिन्यूटी. हाँ, एफ ऑफ एस इज नॉट कनेक्टेड होगा अगर डिसकंटिन्यूटी की बात की जाए सिर्फ, लेकिन इन्होंने एडिशनली बोल दिया कि एफ एस इज एन इंटरवल. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रिक्ट मोनोटोन फंक्शन है डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता एक भी पॉइंट पे, क्योंकि मैंने एक पॉइंट ए लिया था जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस था और रिजल्ट में हमें ऐसा कुछ मिला जो कि नॉट अ कनेक्टेड सेट था. तो इसका मतलब फंक्शन कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूस. सो फंक्शन हैज़ टू बी, फंक्शन के पास आईवीपी होगी और फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा. एफ विल बी कॉन्टिन्यूस. क्यों कॉन्टिन्यूस हुआ? क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट मोनोटोन फंक्शन था और डिसकंटिन्यूटी का केस उसमें हमने देखा, उसकी रेंज सेट कनेक्टेड नहीं आ रही थी, उसका रेंज सेट इंटरवल नहीं आ सकता था, पर इन्होंने इंटरवल बोल रखा है. ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन के पास फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस, उसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती. मतलब वो कॉन्टिन्यूस होगा, और कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होगा, उसके पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हो जाएगी. और इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूटी से नहीं, यहाँ से भी तो डिस्कस हो रही है कि उसका एफ ऑफ एस इंटरवल है. यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है कि फंक्शन मतलब आईवीपी रखेगा. ठीक है, क्योंकि उसका रेंज सेट नॉट कनेक्टेड तो हो नहीं सकता, इन्होंने कनेक्टेड रेंज सेट दे रखा है. तो इसका मतलब फंक्शन के पास आईवीपी है. डायरेक्टली अगर ग्राफिकली और कुछ बात ना की जाए, एफ एस इज एन इंटरवल का यही मतलब है कि फंक्शन के पास आईवीपी है. उसका रेंज सेट अगर कनेक्टेड है तो उसके पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है. तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है और फंक्शन मोनोटोन है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होता ही है. वहाँ से भी आप बोल सकते हो आईवीपी प्लस स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी इम्प्लाइज, आईवीपी प्लस स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मोनोटोनिसिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी. ये बात अभी हमने की थी. इसके पीछे क्या लॉजिक था, जरा याद दिलाना मुझे. चलो भूल गए मैम तो कल बात मोनो डिसकंटिन्यूस. मैम बोलो बोलो. मैम मोनोटोन फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो तो उसके पास एक जंप मतलब एक ही डिसकंटिन्यूटी होगा और वो जंप डिसकंटिन्यूटी. हम्म. लेकिन ये आईवीपी है बोला गया ना, हम्म. मतलब ये जंप डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकता है. ठीक है. मतलब ये कंटिन्यूअस ही होगा. ठीक है. एक दूसरे की डिसकॉन्टिन्यूटीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो दोनों टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी उनके पास नहीं होगी. ये शाम को करके आना सब लोग. ये क्वेश्चन मैम दिख रहा है? हाँ बोलो. एक बार डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन बताना. डिसकनेक्टेड की वही वाली, ओपन सेट्स यूनियन में लिखा जा सके. यस मैम. अच्छा, रुको मैं सोचती हूँ इस बारे में, क्वेश्चन करो तब तक. डेफिनेशन पढ़ लूँ मैं दोबारा.
देखना पड़ेगा एकता मुझे कैसे इनको ओपन सेट्स यूनियन में। वैसे तो हम आर स्क्वायर में तो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोज्ड। फिक्स्ड पॉइंट सुना हुआ है? फ्रैक्शनल इक्वेशन रह गई। कोई ऑप्शन हो रहा है कि नहीं? मैम फर्स्ट 3 तो बन रहे हैं, फोर्थ अभी चेक कर रही हूँ। देयर इज एन ऑन टू फंक्शन है, क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा मुझे यार। नो ऑन टू फंक्शन क्या था क्वेश्चन? नो ऑन टू फंक्शन है क्वेश्चन में। मैम डी ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन में बना के देखा ऑन टू फंक्शन? मैम डी में बन ही नहीं पा रहा। नहीं, सी में बना के देखा? यस मैम, सी में बना के देखा है, वो 1 1 नहीं होएगा पर ऑन टू बन सकता है। हाँ, ऑन टू ही पूछा हुआ है उन्होंने। कहाँ करें इसको डिस्कस? पहले है 0 1 2 R, फिर है R 2 0 1। देखो, पहले पूछा हुआ है 0 1 2 R। देखो दोनों ही, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक मैप लूँ, कॉन्टिन्यूस मैप लूँ, तो ये कनेक्टेड है तो ये कनेक्टेड पे जाएगा। कॉम्पैक्ट नहीं है तो कॉम्पैक्ट पे
जाए ना जाए, इट डिपेंड्स। ठीक है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन ये कनेक्टेड है और कनेक्टेड पे ही जा रहा है, उधर भी कनेक्टेड ही है। ऑन टू फंक्शन पूछा हुआ है तो ये रेंज सेट हो जाएगा और ये डोमेन हो जाएगी, हमें पता ही है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो हम यहाँ पे कुछ तिकड़म नहीं लगा पाए, ना कनेक्टेड वाली ना कॉम्पैक्ट वाली, है ना। तो यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ेगा। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। देखो, एक काम आसानी से किया जा सकता है, ये बात तो हमेशा याद रखना। मैम क्वेश्चन में कंटिन्यूअस दिया हुआ है क्या? हाँ, क्वेश्चन में कंटिन्यूअस दिया हुआ है क्या? हाँ, कॉन्टिन्यूअस, यहाँ कॉन्टिन्यूअस लिखना था। कॉन्टिन्यूअस मैप ही पूछा जाता है जब भी आपसे पूछा जाता है। डिसकॉन्टिन्यूअस तो आप जो मर्जी निकाल दो। अच्छा, नहीं लिखा मैंने, ठीक है, ठीक है, मेरी गलती है फिर। इनमें 14 लाइन कैसे, ठीक है, कोई बात नहीं, माफ किया जाए मुझे। यहाँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पूछा हुआ है, एफ 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 ऑन टू कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात करनी है हमें। तो -π/2 टू π/2, जैसा अगर आप टू r, यहाँ से हम एक मैप निकालना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूअस मैप। क्या हम निकाल सकते हैं? टेंजेंट x निकाल सकते हैं ना। टेंजेंट, हाँ हाँ, जी। तो ये तो हमेशा याद रखना, ये ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 टू r, बड़ा इजी सा आपको ग्राफ मिल जाता है, आपको पता ही है। टेंजेंट ये π/2 होता है, ये -π/2, ये दोनों एसिम्पटोट्स का काम करते हैं और ये पूरे r को कवर कर लेता है। ये ऑन टू और 1 1 दोनों है, ठीक है। तो हम जानते हैं होम्योमॉर्फिज्म से कि ये और ये -π/2 टू π/2 और 0 1 ये क्या है, आपस में होम्योमॉर्फिक है। और -π/2 टू π/2 से r तक हमें एक मैप मिल ही चुका है, इसको f नाम दे दो। यहाँ से जो मैप मिलेगा, आप कौन सा मैप ढूंढ लोगे यहाँ पे? सबसे आसान कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, स्ट्रेट लाइन। मतलब जीरो को छोड़ के, ऑब्वियसली यहाँ जीरो नहीं ले सकते आप, ऑन टू लेना है ना आपको, स्ट्रेट लाइन ले लेना, ठीक है। जी ले लो यहाँ पे, तो जी को क्या ले लेंगे हम? स्ट्रेट लाइन, या फिर मैं इसको एस बोल दूँ, एस टी फंक्शन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन फंक्शन बोल रहे हैं। क्या इनको कंपोज करके मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकती हूँ? ऑब्वियसली। जी ओ एफ फंक्शन जो बनता था, एफ जी जी ओ एफ, मतलब एफ ओ एस टी फंक्शन जो यहाँ बनेगा इनकी कंपोजिशन से, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ओपन 0 1 2 आर। दिस इज ऑल वी हैव टू डू, इससे ज़्यादा नहीं कैलकुलेशन करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है बस। यहाँ पे लाइन निकालने बैठना नहीं है हमें, एक बार निकाल लो, प्रैक्टिस के लिए पता होनी चाहिए कि लाइन एग्जिस्ट करेगी, हाँ कैसी करेगी, उसकी पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म पता होनी चाहिए। लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुआ, इनकी कंपोजिशन भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। स्ट्रेट लाइन वाज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, टेंजेंट एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इनकी कंपोजिशन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ चुकी है, 0 1 2 आर। ठीक है, मैम एक बार फिर से बता दो। ये एफ फंक्शन यहाँ पे कौन सा है? एफ फंक्शन हमने ले लिया था टेंजेंट एक्स, ठीक है। मैं एफ को लिख देती हूँ यहाँ टेन फंक्शन। मैंने सिर्फ इतना देखो, सिर्फ और सिर्फ इतना देखो, मैंने क्या किया है, -π/2 टू π/2 से r तक एक मैप डिफाइन किया, और इसका मैं यूज़ क्यों कर रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, ये बीच में कहाँ से आ गया। टेंजेंट एक्स फंक्शन -π/2 टू π/2 से r तक क्या होता है, एक 1 1 ऑन टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अच्छा फंक्शन है ये, है ना। तो ये जो tan फंक्शन है, इसको एक फंक्शन बना लिया और एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया। हम जानते हैं कि ओपन 0 1 से किसी भी इसके जैसे दिखने वाले इंटरवल, ओपन 0 1 एक ओपन इंटरवल है, -π/2 टू π/2 ये भी एक ओपन इंटरवल है, ये दोनों एक जैसे दिखने वाले इंटरवल्स है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक बढ़िया 1 1 ऑन टू मैप मिल जाएगा, और वो बढ़िया मैप कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन। एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट तक आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो ना। वो कौन सी बनेगी, वो आपको 2 पॉइंट फॉर्म से निकालना पड़ता है, या स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये जो भी है, जो भी आपके तरीके हैं पुराने। तो 0 1 और -π/2 टू π/2 एक मैप मिल गया, जिसको हमने एस टी स्ट्रेट लाइन मैप बोल दिया।
और -π/2 to π/2 से r तक एक टेंजेंट वाला मैप मिल गया जिसको हमने tan बोल दिया। तो अब इन दोनों मैप्स की कंपोजिशन क्या होगी, अब क्योंकि ये 1/1 कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं दोनों ही, तो इनकी जो क्या होगी कंपोजिशन होगी वो भी मतलब ऐसे होगी इनकी कंपोजिशन, टेंजेंट OST ऐसे होती है ना, बीच में O लगा देते हैं कंपोज करते टाइम। वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 1 से लेकर R तक। ये क्या होगी, एक 1/1 कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा ना। यस ठीक मैम, है, हो गया। यस मैम। अब अगर R से 0 1 तक आना है तो प्रोसीजर को उल्टा कर दो। R से अगर हमें अब वापस 0 1 तक आना है, ये फिर से यहाँ पे R से अगर 0 1 पे आना है तो R से 0 1 पे आने के लिए क्या करेंगे, R से आ जाएंगे। ये सेकंड ऑप्शन है ना, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। उल्टा है, अब काम उल्टा पूछा हुआ है। तो R से -π/2 to π/2 इससे उल्टा ले लूंगा। टेंजेंट इनवर्स होता है, और -π/2 to π/2 0 1 यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वही स्ट्रेट लाइन बनेगी वैसे तो सेम। ठीक है, तो बस यही है काम आपका। सेम नहीं बनेगी, जो भी उसका इन्वर्स बनेगा देख लेना। और कहाँ गया ये, तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे ना। फर्स्ट हो गया तो सेकंड को तो बस उलटना है, इन्वर्स करना है। 1/1 भी मिल गए यहाँ। तो थर्ड में कैसे बनाएंगे, 0 1 से इसको यहीं पे अगर ड्रॉ करके हम देख लें अपनी लाइन पे, ये 0 है ये 1 है, ओपन 0 1 में इसको ड्रॉ करना है। तो ये 0 पॉइंट यहाँ कहीं, सॉरी, हमें 1/1 फंक्शन ड्रॉ करना है, ऑन टू फंक्शन ड्रॉ करना है। तो वहां से ले लिया। 0 ये हो गया, 0 कहीं मैप हो रहा होगा। अच्छा, उल्टा ले लिया मैंने। S ये है और ये ऐसे है। ठीक है, 0 कहीं पे किसी ओपन पॉइंट पे होगा, 0 पे होल होगा, नीचे से आपको कवर करना है और ऊपर लेके आना है। इस तरीके से बना लोगे। नीचे वाला 0 कवर कर दिया मैंने और ऊपर होल है, 1 पे तो होल ही रहेगा। तो 1 मैप्स टू, मतलब 1 के आसपास के पॉइंट वहीं पे मैप होंगे। S ये डोमेन लेना था और ये T रेंज लेना था। ठीक है, समस्या तो नहीं आई किसी को। नो मैम, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम को ऐसा खतरनाक मत समझो। एक आसान क्वेश्चन आपको चुराने हैं, आपको ढूंढने हैं। किसी और ने आसान उठा लिया आपके हिस्से के, तो फिर आपकी किस्मत नहीं, आपके दिमाग की कमी है। ठीक है, आप समझदार नहीं हो इसका मतलब। इजी क्वेश्चन उठाना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने क्वेश्चन डाल के दे दिए पेपर में, अब आपका है कि मैं अपने लेवल के क्वेश्चन उठाऊंगा या उठाऊंगी। और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। बहुत स्मार्ट भी समझते हो अपने आप को तो भी इजी क्वेश्चन नहीं उठाने हैं, और बहुत डम्ब समझते हो तब भी इजी उठाने हैं। ठीक है, एक ही रूल है पेपर का, पहले इजी उठाने हैं, उसके बाद मुश्किल पे जाना है। पढ़ोगे तो सारे ऑब्वियसली पढ़ने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कौन सा मेरे फील्ड का है, कौन से मेरी फील्ड का बाहर का है। कॉन्टिन्यूटी में भी ऐसे आएंगे, लीनियर में भी ऐसे आएंगे, हर फील्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोई बहुत इजी सब्जेक्ट है जैसे इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस हो जाते हैं। पर हमें किसी भी सब्जेक्ट में इजी उठाने हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं तो, मार्क्स आपको उतने ही मिलने हैं, 2 नंबर ही मिलने हैं, चाहे आप इजी उठाओ चाहे आप डिफ़िकल्ट उठाओ। और 100% पेपर कोई भी नहीं करके आता, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी हो। ये आपको पता है, ये फैक्ट है कि 100% तो कोई भी नहीं करके आएगा। तो आपको सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं करना है, तो उसका ही किया जाए जो ईजी है। लेकिन कंसेप्चुअली अभी हम क्लास में जब कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये इजी कैटेगरी में आता है। अभी आपकी शुरुआत है तो आपको शायद लग रहा हो। ठीक है, डी ऑप्शन देखो। डी ऑप्शन में यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मैप देखना है। अब आप बताओगे मुझे ऑप्शन। मैम ये मतलब कनेक्ट, मतलब कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट तो नहीं जा रहे।
कॉम्पैक्ट सेट है तो अगर ऑन टू मैप चाहिए तो जो रेंज सेट है उसको कनेक्टेड होना चाहिए, सॉरी कॉम्पैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे रेंज सेट कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे मैप करता है और इन्होंने ऑन टू की डिमांड की है, तो इसका मतलब ये रेंज सेट बनेगा और पूरी रियल लाइन कभी भी कॉम्पैक्ट सेट नहीं होती। इस वजह से क्या होगा, ये ऑप्शन ऑन टू नहीं दे सकता, ऑन टू कॉन्टिन्यूस नहीं दे सकता, बाकी सब दे सकते हैं। तो उन्होंने पूछा नो ऑन टू फंक्शन, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे। यस मैम। तो स्क्रोलिंग की बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें। मैम अगर कंटिन्यूस नहीं पूछा होता तो ऑप्शन डी भी ट्रू हो जाता। हाँ, नहीं तब continuous भी नहीं होता मैम। क्यों नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी मैप करा दो, वहां कोई कंडीशन नहीं है कॉन्टिन्यूस में। ये जो जितनी दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। दोनों सेट्स की सेम कार्डिनैलिटी, अच्छा। अनकाउंटेबल पॉइंट्स इधर पड़े हैं, अनकाउंटेबल इसके पास है। मैं जो मर्जी पॉइंट उठा लूं, उधर के रैशनल उठा के इधर रैशनल पे मैप कर दूं, उधर के इरेशनल उठा के इरेशनल पे मैप कर दूं, इन दोनों की अच्छा ठीक है कार्डिनैलिटी मैम। सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ऑन टू फंक्शन में, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं मिलेगा, सारी दिक्कतें कॉन्टिन्यूटी की वजह से, और कॉन्टिन्यूटी यूजफुल है इसलिए उसको पढ़ा जा रहा है, उसकी एप्लीकेशन है। मैं क्या इसको हटा दूं, इसमें कुछ खास मैंने लिखा भी नहीं है ताकि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर सकूं, फिक्स पॉइंट को हटा देती हूँ। दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं फिर उसको वापस ले आऊंगी। फिक्स पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट एक्स नॉट जिसके लिए एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट। इसका मतलब क्या है, एक्स नॉट इज, आइडेंटिटी फंक्शन। नहीं, एक्स नॉट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट। मतलब क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट एक फंक्शन होता है, ये आप जानते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन होता है। हमारा ग्राफ है मेरे, जैसे कि हमारे पास है ग्राफ, ये ग्राफ है फंक्शन का, -2 to 5। कितनी बारी है वाई इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, वो तो दिख ही रहा है हमें कर रहा है। वाई इक्वल टू एक्स लाइन और अपना ग्राफ मतलब ये ग्राफ अपना एफ ऑफ एक्स और एक्स कितनी बार कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब एफ ऑफ 1/2 पे, ये 1/2 पॉइंट पे मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 1/2 पे हमारा फंक्शन y इक्वल टू एक्स के बराबर है। मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1/2 पे, 1/2 ही होगी, क्योंकि y इक्वल टू एक्स फंक्शन के इंटरसेक्ट कर रहा है ना, y इक्वल टू एक्स फंक्शन के बराबर हो रहा है, तो y इक्वल टू एक्स फंक्शन तो 1/2 पे 1/2 ही देगा, और ये 1/2 पे दोनों बराबर हैं, तो अपना फंक्शन 1/2 पे 1/2 वैल्यू दे रहा है। तो ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है, 1/2 इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट। समझ गए। तो अब सवाल ये मैम उठता है, अगर हाँ, y इक्वल्स टू x लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा उस फंक्शन के पास। हाँ, वही मैं पूछ रही थी। अब सवाल ये उठता है, क्या हर फंक्शन के पास फिक्स पॉइंट है, क्या कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं ऐसी जिसमें फिक्स पॉइंट होगा, क्या कॉन्टिन्यूटी ऐड करने से फिक्स पॉइंट की गारंटी मिल जाती है, क्या इंटरवल्स क्लोज करने से गारंटी मिलेगी, कब फिक्स पॉइंट की गारंटी मिलेगी और कब कैसे होगा। फिक्स पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इधर भी आएगा और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आएगा, ठीक है। किसी को नया लग रहा है, कॉलेज में पढ़ा है कि यस मैम। अच्छा नहीं पढ़ा, नया लग रहा है मैम। बड़ा इजी है, आपको बहुत लिमिटेड ही पढ़ना है, कुछ बहुत डीप में नहीं जाना है, बहुत इजी है। लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं थ्योरम पे आऊं। अगर ये फंक्शन ऐसा ही बन रहा होता, देखो मैं एक और बात बताती हूँ यहाँ पे, ये फंक्शन ऐसा ही होता, मेरे पास एक फंक्शन होता, ये फंक्शन है, मैंने इसका ग्राफ कैसा है, ब्रेक है। अगर मैं जिद पे अड़ जाऊं कि मैं एक फंक्शन ऐसा बना के रहूंगी जिसकी डोमेन मे बी, हाँ, जिसकी डोमेन आर होगी पूरी,
लेकिन फिर भी मैं ऐसा फंक्शन बना के रहूँगी जिसके पास फिक्स पॉइंट नहीं होगा, तो मैं बना सकती हूँ, पर दैट हैज़ टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस। मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी का यूज़ कर लूँ ना अगर मैं, तो फिक्स पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है फंक्शन के पास। तो जो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आएगा वो कॉन्टिन्यूटी की वजह से आएगा, और कॉन्टिन्यूटी में भी कहाँ पे आएगा, क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स के पास फिक्स पॉइंट है? अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे। नहीं है मैम। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं है? जो मैनक ने बोला इसके पास फिक्स पॉइंट नहीं है ई की पावर एक्स, मेरे को कंसेप्ट Yes, yes समझ में ma'am आ रहा है कि नहीं? लॉगरिथम भी नहीं है। लोगैरिथम के पास भी नहीं है। मेरे को बताओ, सबको क्लियर है? एक तो आपको क्लियर है? नो मैम। और एक बार बता दो मैम इस पॉइंट को। हाँ, एक मिनट। मैंने कहा जब जब हमारा फंक्शन y इक्वल टू एक्स लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तब तब उसके बाद उसके पास फिक्स पॉइंट होगा। एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट करेगा तो एक से ज़्यादा फिक्स पॉइंट होंगे। जैसे ये फंक्शन है, मान लो इसके पास कितने फिक्स पॉइंट है, जितनी बार ये y इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं इसकी थ्योरम फिर बाद में ही कराऊंगी क्योंकि 3:30 होने वाले हैं। थ्योरम मैं शाम को करा दूंगी। कितनी मैम बार ये आज इंटरसेक्ट हमारा ऑफ है। ऑफ है? अच्छा, चलो फिर मैं 10 मिनट लेके करा सकती हूँ। कितने पॉइंट्स है ये y इक्वल टू एक्स के साथ, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट? 3 पॉइंट्स पर। इसके पास 3 फिक्स पॉइंट होंगे। मतलब एक पॉइंट इसके पास ऐसा होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं x0, x1 और x2, ये 3 पॉइंट्स हैं जिस पर ये f ऑफ y इज इक्वल टू x के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो f ऑफ x0 इज इक्वल टू x0 पहला पॉइंट ये हो जाएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है जो मैं ये लिख रही हूँ? मैम ये होगी y इक्वल टू x। जो लाइन होगी हमेशा y इक्वल टू x ही हो गया, कोई और भी हो सकता है। y इक्वल टू एक्स ही होगी। मैंने उसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। y इक्वल टू एक्स के साथ अगर फंक्शन का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको फिक्स पॉइंट बोलेंगे। अगर किसी और लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x के साथ, ये बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। रुको मैं एक बार इसको बंद करती हूँ। अगर y इक्वल टू 2x के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो फिक्स पॉइंट नहीं कहा जाएगा। सिर्फ y इक्वल टू एक्स लाइन को स्पेसिफिकली ये दर्जा दिया गया है। अब मैं कराती हूँ। नीचे आते हैं। ये है लाइन, इस लाइन के साथ ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिक्स पॉइंट है। ये हो गया फिक्स पॉइंट। यहाँ पे ये ग्राफ इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ एफ ऑफ ए वैल्यू ले रहा होगा, लेकिन y इक्वल टू एक्स लाइन ए पॉइंट पे क्या वैल्यू लेती है? y इक्वल टू एक्स जो फंक्शन होता है वो ए पॉइंट पे क्या वैल्यू लेता है? व्हेन x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए। इस ए पॉइंट को क्या बोला जाता है? ए इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट ए पॉइंट वैसे तो डोमेन का होता है, पर वो कॉरिस्पॉन्डिंगली रेंज में भी बिलोंग करेगा ना। अगर वो फिक्स हो गया तो जो फंक्शन पे आप पुट कर रहे हो वही आप गेट करोगे, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट मिलेगा। ए इनपुट डाल रहे हो तो ए ही आउटपुट मिले, तो ए को क्या बोलेंगे? फिक्स पॉइंट। फिक्स का मतलब क्या? कि आप जो डाल रहे हो वही आपको फिक्स होके वापस बाहर मिल रहा है। यही तो मतलब है फिक्स की। एकदम उसकी लैंग्वेज में जाओ ना। हर चीज़ ऐसे लैंग्वेज सोच के ही बनाई जाती है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हर चीज़ का ग्रामेटिकल मीनिंग है। तभी वो सब कभी सोचा करो बैठ के कि ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक ही नाम क्यों रखा गया, अरिथमेटिक क्यों रखा गया। हर चीज़ का मीनिंग होता है, ऐसे ही नहीं रखे जाते हैं नाम। मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा, वॉशरूम ब्रेक। ये बात क्लियर है? मैं वापस Yes, आके ma'am. ऐसे ऐसे और एग्जांपल सोचो। एक बात और बता के जाती हूँ। हाँ, e की पावर x इज अ फंक्शन जिसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है डोंट टॉक अबाउट ग्राफ। ग्राफ के बारे में बात ही नहीं करते हैं, वैसे बात करते हैं नॉर्मली। e की पावर x इज इक्वल टू x कभी होता है ये?
ई की पावर एक्स हालांकि हमेशा एक्स से बड़ा होता है, कभी इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये एक्स का ग्राफ होता है, ये ई की पावर एक्स का। हाँ मैम, log x भी नहीं होगा क्योंकि log x हमेशा x के छोटा होता है। लॉग एक्स का ग्राफ इधर बनता है। ठीक है, चलो मैं थ्योरम करा ही देती हूँ पहले तुम्हें, फिर हम वैसे भी छोड़ देना है मैंने तुम्हें। ठीक है, तो हमें फिक्स पॉइंट कैसे निकालेंगे? फाइंड फिक्स पॉइंट्स। फिक्स पॉइंट निकालने का तरीका क्या होगा? कोई भी फंक्शन दे रखा होगा एफ ऑफ एक्स, उसको एक्स के बराबर रखो और इसके सॉल्यूशन निकाल दो, एक्स वैल्यूज निकाल दो, वो फिक्स पॉइंट निकल आएंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, कितने फिक्स पॉइंट है इसके पास? दो एक्स स्क्वायर मैम। माइनस एक्स माइनस वन, मुझे तो नहीं लग रहा है एक भी है। रियल तो कोई भी नहीं है। नहीं है। नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन के पास कितने फिक्स पॉइंट है? एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स रख के चेक करेंगे, एक भी फिक्स पॉइंट नहीं है। एक्स एक्स कटेगा, यहाँ पे कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है, नो एक्स वैल्यू। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ग्राफिकली भी करके देखना, मैंने ऐसे बता दी है। मैं एक थ्योरम है वो बता देती हूँ आपको। तो फिक्स पॉइंट पे कुछ एक्स्ट्रा बताना अगर रह जाएगा तो मैं शाम वाली क्लास में बता दूंगी। फंक्शनल इक्वेशंस बस रह गई हैं, ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूटी खत्म हो चुका है फंक्शनल इक्वेशन छोड़ के। वो 4 टाइप की होती हैं, वो करेंगे हम शाम को। और जो क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, अगर क्लोज्ड इंटरवल से क्लोज्ड इंटरवल पे कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसके पास कम से कम एक फिक्स पॉइंट होगा, या लिखा है एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल से क्लोज्ड इंटरवल तक, तो गारंटी मिल जाएगी कि उसके पास एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट होगा। तो उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आर टू आर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एफ के पास एक फिक्स पॉइंट होगा एटलीस्ट वन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो लेफ्ट साइड में लिखा है? यस मैम, ट्रू होना चाहिए। मैम फॉल्स भी हो सकते हैं। अभी तो आप लोग काउंटर एग्जांपल बता रहे थे इतने सारे। x log x ये भी तो हो सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, लॉग एक्स, ई की मैम पावर log एक्स। x नहीं होगा, e की लॉग पावर एक्स x नहीं होगा। होगा, हाँ लॉग एक्स नहीं होगा, ई की पावर एक्स कोई भी ले लो। अच्छा, ये रेंज नहीं है, कोडोमेन है आर। हाँ, नहीं रेंज भी हो जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस वन ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। रेंज हो चाहे कोडोमेन हो चाहे कुछ भी हो, जरूरी नहीं है आर टू आर उसके पास फिक्स पॉइंट हो, चाहे फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही क्यों ना हो। ऊपर ऊपर से निकल जाएगा ग्राफ, नीचे नीचे से निकल जाएगा वाई इक्वल टू एक्स की, जरूरी नहीं उसको क्रॉस करके निकले। कॉन्टिन्यूस मतलब फंक्शन मैम y इक्वल टू x का कोई भी पैरेलल लाइन ले लो मैम, तो हो जाएगा मैम। हाँ, मतलब फिक्स पॉइंट नहीं होगा, पैरेलल नहीं लाइन ही पाएंगे। ले लो बस, ये वाई इक्वल टू एक्स है, उसके ऊपर ले लो नीचे ले लो, लाइन कहीं भी ले लो, कैसी भी ले लो, कितना आसान है। ठीक है, तो अब इस पे बात करते हैं कि इसके पास क्यों होगा क्लोज्ड इंटरवल वाले के पास। चलो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं और मान लेते हैं कि जी एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो मुझे क्या दिखाना होगा यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ और सम एक्स, इसका मतलब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, ये दिखाना होगा ना। जिस वे से मैंने डिफाइन किया है उस वे के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिखाना है कि जी एक्स किसी के लिए ज़ीरो होगा किसी एक्स के लिए, तो इसका मतलब अगर जी एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा ना। तो जी एक्स इज इक्वल टू जीरो करके हमें दिखाना है। सपोज एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ए और एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू बी। ऐसा हो सकता था कि फंक्शन अपने ए पे इक्वल हो जाता ए के, या बी पे बी के इक्वल हो जाता। मैंने कहा वो केसेस नहीं है हमारे पास। मैम अगर होता तब भी तो होता। अगर होता तब तो होता तभी ही तो ना, हम वर्स्ट केस ए और सिनेरियो बी ले रहे दोनों हैं। फिक्स हो जाता है। क्या? तब मैम ए बी दोनों ही फिक्स पॉइंट हो जाता है। तब तो दोनों ही हो जाते, लेकिन वर्स्ट केस हम ले लेते हैं कि ये दोनों फिक्स पॉइंट नहीं है, तब क्या? ठीक है, अच्छा मैम। तो जी ए क्या आएगा यहाँ से? जी ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस ए। अब मुझे ये बात पता है कि एफ ऑफ ए के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब गारंटी है कि एफ ऑफ ए से बड़ा होगा।
क्योंकि एफ ऑफ ए किससे बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखना, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब वो ए के बराबर नहीं है तो ए के बाद का ही कोई पॉइंट होगा, तो एफ ऑफ ए बड़ा होगा ए के बाद का पॉइंट है तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। रेंज देखो, रेंज कोडोमेन, कोडोमेन यस मैम। इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, सेम इंटरवल से सेम इंटरवल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जी ऑफ बी की, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस बी, तो एफ ऑफ बी माइनस बी, लेस देन 0 होगा। हाँ, एफ ऑफ बी किससे बिलोंग करता है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से। बी के अल्टीमेटली बराबर वो लगाएंगे। है नहीं, बी से पक्की बात है छोटा ही होगा, स्ट्रिक्टली छोटा, बी के बराबर है नहीं, ऊपर माना था हमने, तो बी से छोटा होगा तो ये लेस देन 0 आ गया। अब बढ़िया बात यहाँ पे पता है क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उसके पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से क्या होगा, मतलब अगर 0 तो प्रूफ मिल जाएगा एटलीस्ट। बिटवीन जी आएगा भी, 0। हाँ जी भी 0 से छोटा है और जी ए 0 से बड़ा है, 0 इनके बीच में लाई करता है, इसका मतलब जी ए ग्रेटर देयर देन इज 0, जी बी लेस देन 0, 0 इनके बीच का पॉइंट है, इसका मतलब 0 की कोई ना कोई प्री इमेज आपको मिलेगी, जी फंक्शन में जी की कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी। देयर एग्जिस्ट एन एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। हम ओपन इंटरवल होगा ना, होगा ना। हाँ ओपन, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, जैसा हमने जी एक्स को डिफाइन किया था ऊपर देखो, वो 0 हो जाएगा। तो वो 0 हो गया तो एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट आ गया, फिक्स पॉइंट आ गया। ओपन इंटरवल में फिक्स पॉइंट आ गया, अगर बाउंड्रीज पे नहीं है तो ओपन इंटरवल में आ जाएगा, कहने का मतलब। होमवर्क यस दे मैम। रही हूँ एक, होमवर्क, इसको हम शाम को आते ही डिस्कस करेंगे। एक वो पिछले वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करना है जो मैंने थ्योरम प्रूव करने को दी थी। एक ये है कि अगर फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, ओपन ए बी से ओपन ए बी, तब आप क्या बोलोगे, फिक्स पॉइंट होगा कि नहीं होगा, एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट, ट्रू और फॉल्स, और इसके बारे में क्या बोलोगे। ठीक है, ऑल गुड, ऑल गुड। ऊपर ओपन यस है, मैम। ऊपर दोनों तरफ से ओपन है, नीचे एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज्ड है, ठीक है, सोच के आने आप। हेलो मैम। ग्राफ से भी सोच सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। मैम बोल रहा हूँ कि